जसप्रीत बुमराह वर्सेस ग्लेन मैक्सवेल, जेम्स एंडरसन वर्सेस विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर वर्सेस ग्लेन मैकग्रा, वीरेंद्र सहवाग वर्सेस शोएब अख्तर और माइकल होल्डिंग वर्सेस दुनिया के सभी बेस्ट बल्लेबाज। क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज की ये राइवलरीज काफ़ी मशहूर है और इसको सभी ने एंजॉय किया है। ऐसी राइवलरीज की एक खास बात होती है कि इसमें बल्लेबाज सोचते हैं कि उस गेंदबाज ने इतना बवाल काट रखा है, इसको सबसे ज़्यादा कूटूंगा। वहीं तेज गेंदबाजों के दिमाग में चल रहा होता है कि जब तक बल्लेबाज के सर से खून न निकले तब तक छोड़ूंगा नहीं। और आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, ये किस्सा इंडिया के वेस्ट इंडीज के दौरे का है और इस किस्से में कई सारे कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे बिशन सिंह बेदी हैं, टीम इंडिया के ओपनर और इस किस्से के हीरो रहे अंशुमान गायकवाड़ हैं, और इनके साथ है बल्लेबाजों के सर फोड़ने वाले माइकल होल्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये किस्सा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साल 1976 में इंडियन टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई थी। अपने टाइम के कल्ट गेंदबाज बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में इंडिया को वहां 4 टेस्ट मैच खेलने थे। 3 टेस्ट मैच शांति से गुजर गए। पहला वेस्ट इंडीज ने जीता, दूसरा ड्रॉ हुआ और तीसरे में इंडिया ने वापसी की। अब चौथा और आखिरी मुकाबला डिसाइडर था। दोनों टीम्स के लिए जीत जरूरी थी। जब जमैका में राजधानी किंगस्टन के सबाइना पार्क में चौथा टेस्ट शुरू हुआ तो बहुत कुछ दांव पर था। उसमें से एक थी लॉयड की कप्तानी। अफवाहें थी कि उन्हें वेस्ट इंडीज की कप्तानी से हटाया जाने वाला था। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने जो 3 स्पिनर खिलाए थे उसमें से सिर्फ एक रफीक जुमादीन को किंगस्टन टेस्ट की टीम में शामिल किया गया। एल्बर्ट पैडमोर और इम्तियाज अली को ड्रॉप कर दिया गया। तेज गेंदबाज बैनबर्न होल्डर की टीम में वापसी हुई और वेन डैनियल को पहली बार वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम में शामिल किया गया। इस तरह वेस्ट इंडीज की टीम 4 तेज गेंदबाजों माइकल होल्डिंग, वेन डैनियल, होल्डर और बर्नार्ड जूलियन के साथ मैदान में उतरी। लॉयड ने टॉस जीता और भारत से पहले खेलने के लिए कहा। पिच पर इतने क्रैक थे कि एक सिक्का आसानी से पिच के अंदर जा सकता था। अंशुमान गायकवाड़ की जीवनी गट्स अमिडट्स ब्लड बाथ में आदित्य भूषण लिखते हैं कि सबाइना पार्क की पिच इतनी सख्त थी कि उस पर स्पाइक वाले जूते पहनकर चलने पर लगता था कि सीमेंट की सतह पर चल रहे हो। इसके बावजूद भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर और अंशुमान गायकवाड़ लंच तक बिना आउट हुए स्कोर 60 तक ले गए। लंच के बाद खेल तब बदलना शुरू हुआ जब माइकल होल्डिंग ने राउंड द विकेट गेंदबाजी शुरू की। बीमर गेंदें भी फेंकी जाने लगी। वेन डैनियल ये जताते रहे कि गेंद उनके हाथ से फिसल गई है, लेकिन फील्ड सेटिंग से ये साफ लग गया कि अब तेज गेंदबाज सिर्फ बाउंसर ही फेंकेंगे, जिससे रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक सीरीज में राउंड द विकेट गेंद फेंककर शरीर को निशाना बनाने की रणनीति वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने नहीं दिखाई थी। सुनील गावस्कर ने अपनी आत्मकथा सनी डेज में लिखते हैं कि इस डर से कि उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है, लॉयड ने हम पर तेज गेंदबाजों से हमला बोला, लेकिन हम बिना विकेट खोए स्कोर 98 रनों तक ले गए। लॉयड बहुत निराशा महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने होल्डिंग को बाउंसर की झड़ी लगाने से नहीं रोका। हो सकता है कि उन्होंने ही होल्डिंग से कहा भी हो कि हम पर 1 ओवर में 4 बाउंसर और 1 बीमर फेंके। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सोच रखा था कि अगर तुम उन्हें आउट न कर पाओ तो उन्हें घायल करके मैदान से बाहर कर दो। होल्डिंग के 1 ओवर में कई बाउंसर झेलने के बाद गावस्कर ने अंपायर राल्फ गोसाई और डगलस सैंग ह्यूज से गेंदबाजी के खिलाफ शिकायत की, लेकिन बदले में उनको उनकी मुस्कुराहट भर ही मिली। उस समय तक विश्व स्तर के बल्लेबाज बन चुके गावस्कर इससे इतने निराश हुए कि उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला जमीन पर फेंक दिया।
गायकवाड़ उन्हें शांत कराने उनके पास पहुंचे। गावस्कर ने कहा, मैं इस गेंदबाजी से मरना नहीं चाहता, मैं अपने घर सुरक्षित वापस लौटना चाहता हूं ताकि मैं अपने नवजात बेटे रोहन को देख सकूं। यह हेलमेट से पहले का जमाना था, तब तेज गेंदबाजी से शरीर को बचाने के लिए न तो पर्याप्त साधन उपलब्ध होते थे और न ही एक ओवर में बाउंसरों की संख्या पर कोई रोक टोक थी। उन दिनों इस्तेमाल किए जाने वाले पैड्स और ग्लव्स की क्वालिटी भी आज के दिनों की तरह नहीं होती थी। ड्रेसिंग रूम में रखी नैपकिन्स को थाई गार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बल्लेबाज के पास सिर्फ एक बल्ला और उसका जीवट होता था। इस स्थिति में बल्लेबाज न सिर्फ अपना विकेट बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी खेल रहा होता था। गायकवाड़ ने इस पर बाद में एक टिप्पणी भी की थी कि अगर आप गलत समय पर पलक झपकाए तो आपको इतिहास बनने में देर नहीं लगती थी। होल्डिंग इस गति से गेंदबाजी कर रहे थे कि उनकी कई गेंदें बल्लेबाजों के साथ साथ बहुत एक्सपीरियंस विकेट कीपर डेरेक मरे को भी बीट कर रही थी। कई बार तो गेंदें साइड स्क्रीन से टकराकर विकेट कीपर के पास वापस आ रही थी। जैसे जैसे होल्डिंग और डेनियल की गेंदों की गति बढ़ती गई, वहां मौजूद दर्शकों का समर्थन भी उनके लिए बढ़ता गया। सारे दर्शक पोर्ट ऑफ स्पेन में हुई हार का बदला लेना चाहते थे। सुनील गावस्कर अपनी आत्मकथा सनी डेज में लिखते हैं कि जमैका के दर्शकों को क्राउड की जगह मॉब कहा जाए तो बेहतर होगा। वो चिल्ला रहे थे कि किल हिम मैन, किल हिम, नॉक हिज हेड ऑफ माइक। गावस्कर लिखते हैं कि उन्होंने हमारी एक भी शॉट पर ताली नहीं बजाई। एक बार जब मैंने डेनियल की गेंद पर चौका लगाया तो जमैका के दर्शकों से ताली की उम्मीद कर रहा था। मैंने मांग की कि उस पर ताली बजाए, लेकिन उन्होंने इसका जवाब मुझ पर हंस कर दिया। अगले दिन टोनी कोजियर ने मुझसे मजाक किया, तो आप जमैका के दर्शकों से तालियों की उम्मीद कर रहे थे। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने और अधिक कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश की, जिसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहे। हर ओवर के अंत में दोनों एक दूसरे के पास जाते और कहते, डटे रहो। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने एक विकेट यानी सुनील गावस्कर को खोकर 178 रन बना लिए थे। गायकवाड़ 58 रन और महेंद्र अमरनाथ 25 रन बनाकर नाबाद थे। उस दिन वेस्टइंडीज ने पूरे दिन में सिर्फ 65 ओवर फेंके थे। उनके तेज गेंदबाजों का रनअप इतना लंबा था कि एक दिन में निर्धारित 90 ओवर फेंके जाने का सवाल ही नहीं उठता था। बाद में उस दिन पसलियों, सीने, उंगलियों और जांघों पर लगी चोटों को याद करते हुए गायकवाड़ हंसते हुए कहते हैं कि मेरे सीने पर माइकल होल्डिंग ने अपनी सील लगा दी थी। मेरी चोटों पर बर्फ रखी गई थी ताकि दर्द और सूजन कम हो सके और मैं अगले दिन बल्लेबाजी कर सकूं। दूसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो होल्डर की एक गेंद टखने के जोड़ पर लगी। यह आने वाली गेंदों का एक तरह से ट्रेलर था। गायकवाड़ कहते हैं कि होल्डर भी लगभग उसी स्पीड से गेंद फेंक रहे थे जितनी की होल्डिंग। अमरनाथ अपने स्कोर में सिर्फ 14 रन जोड़ सके। वो एक ऐसी गेंद से बचाव करते हुए आउट हुए जिसे अगर उन्होंने नहीं खेला होता तो उनका सर उड़ा ले जाती। इस पर अमरनाथ कहते थे कि मैंने इससे पहले इतनी तेज गेंदबाजी का सामना नहीं किया था। गेंद हर जगह उड़ रही थी और उसका सामना करना आसान नहीं था। अमरनाथ के आउट होने के बाद विश्वनाथ क्रीज पर आए। उन्हें भी लगा कि वो अपने जीवन की सबसे तेज गेंदों को खेल रहे हैं। थोड़े समय बाद उनको भी एक गेंद आकर लगी। होल्डिंग की एक शॉर्ट गेंद से बचने के चक्कर में न सिर्फ उनकी उंगली टूटी बल्कि उन्होंने कैच भी दे दिया। इधर ये सब हो रहा था और दूसरे छोर पर गायकवाड़ चट्टान की तरह डटे हुए थे। पिछले दिन की चोटों की वजह से अंशुमान गायकवाड़ दर्द में खेल रहे थे। खास तौर से उनके शरीर के बाएं हिस्से में बहुत दर्द था, जिसकी वजह से उन्हें क्रीज पर मूव कर पाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। उस समय बैट पकड़ना तो दूर, पिच पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आदित्य भूषण लिखते हैं कि पसलियों में दर्द के कारण गायकवाड़ के लिए जरा भी पैर हिलाना मुश्किल हो रहा था। एक बहादुर मुक्केबाज की तरह जितनी तेजी से उन्हें गेंद लगती, उतने ही दृढ़ निश्चय से वो अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होते।
शारीरिक तकलीफ के बावजूद वो अपना स्कोर 81 रन तक खींच कर ले गए। वो क्रीज पर जम गए थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें भी एक ऐसी गेंद मिलने वाली है जो उनको घायल करेगी। और यही हुआ। लंच से ठीक पहले होल्डिंग की एक गेंद उनके सीने में ठीक उसी जगह पर लगी जिस पर एक दिन पहले भी उनकी गेंद आकर लगी थी। उनको बहुत दर्द हुआ, लेकिन गायकवाड़ ने उसे दिखाया नहीं। इसकी सीख उन्हें उनके साथी खिलाड़ी एकनाथ सोलकर ने दी थी। एक बार जब उनको इसी तरह एक गेंद लगी थी और वो करा उठे थे, तो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्ड कर रहे सोलकर ने उनके पास आकर कहा था, क्या तुम लड़की हो? तुम दिखा रहे हो कि तुम्हें चोट लगी है। अपनी भावनाओं का कभी प्रदर्शन मत करो, इससे विपक्षी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। उस ओवर की अगली गेंद गायकवाड़ के ग्लव्स में लगी। उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही पलों बाद उन्होंने देखा कि उनके ग्लव से खून बहकर उनके पैड्स पर गिर रहा है। जब उन्होंने अपना बैट नीचे रखकर अपना ग्लव्स उतारा, तो उन्होंने देखा कि उनकी बीच की उंगली का नाखून टूट गया है और उसमें से खून निकल रहा है। विवियन रिचर्ड्स और डेरिक मरे उनका हालचाल पूछने आए, लेकिन गायकवाड़ ने गुस्से में उन्हें दूर जाने के लिए कहा। दर्द के बावजूद गायकवाड़ अपना साहस जुटाकर होल्डिंग की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हुए। इससे पहले कि वो जान पाते कि क्या हुआ था, वो जमीन पर गिर पड़े थे। बाद में गायकवाड़ याद करते हैं कि मेरा चश्मा उड़कर ना जाने कहां गया। मुझे लगा कि मेरे सिर में भूचाल आ गया हो, उसमें घंटियां बज रही थी। तुरंत ही लॉयड, रिचर्ड्स और मरे उनकी तरफ दौड़कर आए। तब तक गायकवाड़ जमीन से उठकर बैठ चुके थे। लॉर्ड ने उन्हें फिर लिटाने की कोशिश की, लेकिन अंशुमान उनकी मदद नहीं चाहते थे। उन्होंने उनसे कहा कि वो उन्हें नहीं छुए। इस तरह विपरीत परिस्थितियों में खेली गई उस पारी का अंत हुआ। अंशुमान गायकवाड़ पूरे 450 मिनटों तक साइबाना पार्क की उस खतरनाक पिच पर डटे रहे। वेस्टइंडीज के नामी कमेंटेटर टोनी कोजियर ने इस पारी की तुलना 1960 में उसी मैदान पर खेली गई कोलिन काउडरे की पारी से की, जिन्होंने उस समय के सबसे तेज गेंदबाज वेस हॉल का सामना किया था। इस गेंद के बाद ही समय से थोड़ा पहले अंपायर ने लंच की घोषणा कर दी। रिजर्व खिलाड़ी पोचैया कृष्णमूर्ति गायकवाड़ को ड्रेसिंग रूम तक पहुंचाने में मदद करने पिच पर पहुंचे, लेकिन गायकवाड़ ने कहा कि वो खुद चलकर ड्रेसिंग रूम जाएंगे। आदित्य भूषण लिखते हैं कि पिच से ड्रेसिंग रूम के रास्ते में कृष्णमूर्ति ने ये जांचने के लिए कि गायकवाड़ होश में हैं या नहीं, उनसे पूछा कि क्या वो जितनी उंगलियां उन्हें दिखा रहे हैं उन्हें गिन सकते हैं। इस पर गायकवाड़ नाराज हो गए। तब तक खून उनके कान से निकलकर उनकी कमीज पर फैल चुका था। ड्रेसिंग रूम में वो पैड को अपने सिर के नीचे लगाकर लकड़ी की एक बेंच पर लेट गए। उस समय गायकवाड़ को देखने के लिए वहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। फिर वहां सबसे पहले गुंडप्पा विश्वनाथ के भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर दोस्त ने उन्हें अटेंड किया और उन्होंने बताया कि शायद अंशुमन के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग है, जिसके कारण उनको अस्पताल भर्ती करवाना पड़ेगा। जबकि वहीं खड़े वेस्टइंडीज के मेडिकल स्टाफ की सोच एकदम अलग थी। उनका कहना था कि अंशुमन एकदम फिट है, उनको वापस जाकर बल्लेबाजी करनी चाहिए। भारतीय खिलाड़ियों और आयोजकों के बीच लंबी बहस के बाद यह तय हुआ कि गायकवाड़ को अस्पताल ले जाया जाए। गायकवाड़ के साथ सुनील गावस्कर और टीम के ट्रेजरर बालू अलगनन अस्पताल गए। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां टीम के मैनेजर पॉली उमरगीर पहले से मौजूद थे, जो विश्वनाथ के हाथ पर प्लास्टर बंधवाने वहां आए हुए थे। उमरगीर को गायकवाड़ के बारे में बहुत चिंता थी। 14 साल पहले इसी तरह उनकी टीम के सदस्य नारी कॉन्ट्रैक्टर के सिर पर चार्ली ग्रिफिथ की गेंद लगी थी और वे 6 दिन तक बेहोश रहे थे। इसके बाद वो कभी क्रिकेट नहीं खेल सके थे। तभी गायकवाड़ को अस्पताल के डॉक्टरों का ठहाका सुनाई दिया। वो कह रहे थे, वन मोर कमिंग, हा हा हा। इस बीच सबाइना पार्क में एक और भारतीय खिलाड़ी ब्रजेश पटेल भी घायल हो गए थे।
उनके ऊपरी होठ पर वेन बर्न होल्डर की उठती हुई गेंद लगी थी। बेदी ने 6 विकेट खोने के बाद ही पारी समाप्ति की घोषणा कर दी, क्योंकि 4 खिलाड़ी घायल होकर खेल से बाहर हो गए थे। गायकवाड़ के दर्द को कम करने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें पेन किलर इंजेक्शन दिए। करीब 24 घंटे बाद गायकवाड़ की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। जब मैनेजर उमरीगर उन्हें देखने पहुंचे तो गायकवाड़ ने उनसे कहा, पॉली काका, मुझे पिच पर जाकर बैटिंग करने दीजिए। उमरीगर ने इसकी अनुमति नहीं दी। आधिकारिक रूप से भारत की पारी 6 विकेट पर 306 रन पर समाप्त हुई, क्योंकि भारत के पास खेलने के लिए कोई बल्लेबाज बचा नहीं था। कप्तान बेदी ने इसी स्कोर पर पारी समाप्त की घोषणा कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे बॉलरों को भी इस तरह चोटिल होना पड़े। भारतीय खिलाड़ियों की हालात का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए वेंकट राघवन ने वहां मौजूद एक पुलिस वाले से बैटिंग के लिए उसका हेलमेट मांगा। उसने बहुत जोर का ठहाका लगाया, लेकिन अपना हेलमेट देने से साफ इनकार कर दिया। भारत के 306 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज ने 391 रन बनाकर 85 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी शुरू होने से पहले भारत के 3 चोटी के बल्लेबाज गायकवाड़, विश्वनाथ और ब्रिजेश पटेल बल्लेबाजी करने की स्थिति में नहीं थे। इस पारी में गावस्कर 2 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान बिशन सिंह बेदी ने भारत की दूसरी पारी भी 5 विकेट पर 97 रन पर समाप्त करने की घोषणा कर दी। वेस्टइंडीज ने बहुत आसानी से 13 रन बनाकर वो मैच भारत से जीत लिया। मैच के बाद जब लॉयड का रिपोर्टरों से सामना हुआ तो उन्होंने कहा, क्या भारतीय हमसे हाफ वॉली फेंकने की उम्मीद कर रहे थे? कमेंटेटर टोनी कोजियर को लॉयड की यह दलील पसंद नहीं आई। उन्होंने लिखा था कि अंपायर गोसाई को खतरनाक गेंदबाजी से संबंधित क्रिकेट का नियम 46 लागू करना चाहिए था। उनके पास गेंदबाजों को चेतावनी देने के कई कारण थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करने का फैसला किया। दोस्तों, कई दशकों के बाद माइकल होल्डिंग ने अपनी आत्मकथा नो होल्डिंग बैक में लिखा था कि बहुत से लोगों ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के घायल होने की वजह पिच थी, लेकिन सच ये था कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट गेंदें फेंकी। जिस तरह से हमें गेंदबाजी करने के लिए कहा गया उसे मैं सहज नहीं था, लेकिन अगर आपका कप्तान आपसे ऐसा करने के लिए कहता है तो इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। उसी वेस्ट इंडियन टीम के एक और खिलाड़ी एल्विन कालीचरण ने बाद में लिखा था कि ये शर्म की बात थी। उस दौरान क्या कुछ हुआ वो सब मैं आपको नहीं बता सकता। गायकवाड़ ने जिस तरह तेज गेंदबाजी का सामना कर 81 रन बनाए, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुझे याद है करीब करीब हर गेंद उनके कान के पास से होकर जा रही थी। स्लिप में खड़े हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने कंधे उचका दिए। हम इससे ज्यादा कर भी क्या सकते थे। भारत लौटने पर कई दिनों तक गायकवाड़ को अपने कान में अजीब सी आवाजें सुनाई देती रही। उनके बाएं कान का पर्दा पूरी तरह से फट गया था। उनके कान का 2 बार ऑपरेशन किया गया। अभी उनको अपने बाएं कान से सुनने में दिक्कत होती है। सबाइना पार्क की उस तेज पिच पर उनके बिताए 7.5 घंटों को क्रिकेट इतिहास की सबसे साहसिक पारियों में गिना जाता है। विवियन रिचर्ड्स ने बिल्कुल सही कहा था कि किसी खिलाड़ी का आकलन करते समय लोग देखते हैं कि उसने कितने शतक बनाए हैं, लेकिन उस दिन गायकवाड़ के बनाए 81 रन कई शतकों पर भारी थे। वो आखिरी दम तक लड़ते रहे और हम सबको दिखाया कि बहादुरी क्या होती है। दोस्तों, क्रिकेट के इस किस्से के सफ़र में आज के लिए यहीं तक। आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।